गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक विश्व में एक तरह से कहें सबसे प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं में निवास करने वाली जनजाति है एस्किमो जनजाति, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो एस्किमो जनजाति, जैसे कि इनके नाम से पता है चलता है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कि कच्चा मांस खाने वाला। क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। और जनजातीय शब्द हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले तो हम एस्किमो लोगों के बारे में एक सामान्य परिचय जानते हैं कि कहाँ के लोग हैं, कैसे निवास करते हैं, क्या इनकी पर्यावरणीय दशाएं होती है, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं सामान्य परिचय के संदर्भ में। तो एस्किमो लोग हैं वो एक तरह से टुंड्रा प्रदेश के वासी है। कहाँ के वासी है? टुंड्रा प्रदेश में। और ये उत्तरी ध्रुव में, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में टुंड्रा जैसी दशाएं बहुत कम मौजूद है, मेरे ख्याल से क्षैतिज तौर पर तो कम से कम नहीं है। हाँ, जैसे ऊर्ध्वाधर हम लोग उनका जो रहने का स्तर देखें, यानी पर्वतीय जो एक तरह से माहौल होता है, उसमें क्या नीचे से नीचाई से ऊंचाई की ओर तमाम तरह की, जैसे जिस प्रकार ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु से ध्रुवीय जलवायु, या एक तरह से कहते हैं कि इसको एवर फ्रोजन एरिया इसको कह सकते हैं। एवर फ्रोजन एरिया जो सतत हिमाच्छादित प्रदेश आता है, उस तरह की दशाएं कहाँ से मिलती है? पर्वतीय इलाकों में, ऊंचे पर्वतीय भाग होते हैं, वहां पर भी इसके इलाके होते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो टुंड्रा जलवायु दशाएं होती है, जलवायु प्रदेश होते हैं, उस प्रदेश के वासी हैं। अच्छा, ये लोग निवास कहाँ करते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आगामी में हमारा बिंदु होगा, लेकिन पहले हम जानते हैं कि ये लोग प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं आज विश्व में, मेरे ख्याल में, जितना मेरा मानना, निजी तौर पर मानना है कि जितने भी जनजातियां या आदिम समुदाय कहीं निवासरत हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रतिकूल माहौल में या प्रतिकूल जलवायु दशाओं में निवास करने वाले लोग हैं। ये कैसे है? क्योंकि इनके इस जो माहौल है वो पूरी तरह एक तरह से टोटली कंट्रोल्ड बाय नेचर, या इसमें यह कहें कि एक तरह से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण इनका रहता है। क्योंकि प्रकृति ने इनकी सीमाएं बांध रखी है, या प्रकृति ने पूरी तरह से इनको अपने वश में कर रखा है। और कैसे? क्योंकि इनके यहाँ पर 9 महीने, वर्ष में 9 से 10 महीने यहाँ पर तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। आप सोच लीजिए कि पूरे वर्ष में 10 महीने या 9 महीने अगर कहीं पर तापमान 0 डिग्री से कम रहेगा, तो हम सोच सकते हैं कि वहां पर जीवन और जीवन की प्रति संभावना का कितना एक स्तर मान सकते हैं वहां पर। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रतिकूल दशाओं में रहते हैं, इसलिए इनका एक तरह से प्रकृति द्वारा नियंत्रित ऐसा आदिम खानाबदोश मानव समुदाय है, जो अपने आखेट की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमणशील रहते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं, इनका निवास क्षेत्र है। तो निवास क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो निवास क्षेत्र की बात की करें कि अभी आपको विश्व का मानचित्र बनाकर आपको समझाएं कि कहाँ टुंड्रा प्रदेश और कहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। तो निवास क्षेत्र ये लोग उत्तरी गोलार्ध में एक तरह से कहें कि ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, कनाडा में हडसन की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। वहां पर इनके निवास की दशाएं अच्छी मौजूद रहती है, जो इनके हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो टुंड्रा प्रदेश की जलवायु दशाएं रहती है। तो इस जलवायु जो इस जो टुंड्रा प्रदेश है, जो ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के आसपास का कैनेडियन क्षेत्र, वहां पर मौजूद करते हैं। लेकिन क्योंकि एस्किमोज एक बड़े तौर पर इस्तेमाल किया जाता शब्द को, इसी प्रकार की दूसरी प्रजातियां भी निवास करती हैं। वो जातियां निवास करती है, वो रहती हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन देश है, वहाँ पर स्कैंडिनेविया में लेफ्ट एक समुदाय है, वो वहाँ पर निवास करता है। फिर हम साइबेरियन इलाके की बात करते हैं, हम यूरेशियन भाग में जो साइबेरियन इलाका है उस इलाके की बात करते हैं। यहाँ पर सेमोयड्स, याकूत, चुकची, तुंगू, इस तरह के जनजातीय समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं। तो जिस समुदाय की आज हम चर्चा करेंगे, एस्किमो, ये एस्किमो समुदाय एक्चुअली हम लोग कनाडा
और जो ग्रीनलैंड और वेस्टर्न द्वीप के आसपास जो समुदाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसकी समाज संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में हम एक तरह से जानकारी हासिल करेंगे। तो निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा कर ली कि निवास क्षेत्र का कहाँ कहाँ है। अच्छा, प्राकृतिक वातावरण एवं जलवायु, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 10 महीने 9 से 10 महीने अगर कहीं पर तापमान 0 से नीचे है तो वहाँ पर जीवन के प्रति जो संभावनाएं होती है बहुत न्यून हो जाती है। हम भी जानते हैं कि क्योंकि तापमान जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तापमान जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अगर तापमान की अनुपस्थिति कहीं होती है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक तरह से कहेंगी, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस वातावरण में अनुकूलित किया है, अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं कि उस वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है, एडोप्ट कर लिया उस वातावरण, उस क्लाइमेट को, और आज वो कठिनाइयों के साथ ही सही लेकिन वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब 2 से 10 महीने इनका जो जलवायु इनकी सतत हिमाच्छादित रहती है तो उस समय ये लोग किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, ये भी एक प्रति हमारे लिए समस्या बनकर खड़ी होती है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जलवायु है, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश की जलवायु हम लोग भूगोल में भौगोलिक प्रदेशों के अध्ययन के दौरान या जलवायु प्रदेशों के अध्ययन के दौरान देखते हैं कि टुंड्रा प्रदेश की जलवायु कैसी होती है। वहाँ पर 2-3 महीने सिर्फ बर्फ पिघलती है, तब काई, लीचेंस और मांस जैसी वनस्पतियाँ उगती है, छोटे मोटे फूल आते हैं और कुछ दिनों बाद में वो समाप्त हो जाती है। लेकिन वहाँ पर भी जीवन मौजूद रहता है। जो जीवन रहता है वो मछलियों के रूप में रहता है, वो रेंडियस के रूप में रहता है, वो कैरिबो के रूप में रहता है, वो ध्रुवीय कुत्तों के रूप में रहता है, और तमाम तरह की लोमड़ी और छोटे मोटे एक तरह से ध्रुवीय लोमड़ी, इस तरह के जो जीव या जिस तरह की कोई जो ध्रुवीय जंतु है या एक तरह से पशु है वहाँ पर वो निवास करते हैं, या ध्रुवीय भालू है, इस तरह के जीव जंतु वहाँ पर निवास करते हैं। उनका शिकार करके उनका एक तरह से कहें कि उनके मांस के माध्यम से ये जीव रहते हैं। इनके एक तरह से खाद्यान्न में हम लोग जैसे बात करें ना, जैसे बद्दू या खरगीज की बात की, वो दूध उत्पादों में ज़्यादा आश्रित हैं, या पिग्मीज की बात करें वो आखेट पर ज़्यादा आश्रित थे। तो इस प्रकार ये सिर्फ आखेट पर आश्रित थे। इनका आश्रित रहने का आधार बहुत या कह सकते कि अधिकांश तौर पर ये सिर्फ मांस ही खाते हैं, ये मांस के अलावा और कोई चीज़ नहीं खाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु इस प्रकार की है कि इसके अलावा मांस के अलावा यहाँ पर अन्य चीज़ें यहाँ पर गौण हैं। या कृषि, आप जानते हैं कि ऐसे इलाकों में कृषि की जाना पॉसिबल नहीं होता जहाँ पर 9 से 10 महीने वहाँ की जलवायु हिमाच्छादित रहती हो या बर्फ से ढकी हुई हो, तो वहाँ पर नहीं रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये मछलियों का शिकार करते हैं, सील का करते हैं, वॉलरस का करते हैं, है ना, कैरिबो, रेंडियर और जैसे जो कैसे ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय लोमड़ी है, इन इस प्रकार के जंतुओं का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाते हैं। अच्छा, इनका अर्थतंत्र यानी ये कैसे इनके पास में पैसे आते हैं और किस तरह से पैसे खर्च करते हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ पर एक बात कहना जरूरी है कि ये जीरो इकोनॉमी वाले लोग होते हैं। जीरो इकोनॉमी मतलब जो ना तो पैसे संचय करते हैं, ना किसी संसाधन या संसाधनों का सामग्री का संचय करते हैं, और ना ही ये उनका एक तरह से कहते हैं उसके प्रति लालयित रहते हैं, क्योंकि ये जितना शिकार करते हैं उतना खा लेते हैं, फिर शिकार करते हैं, फिर खा लेते हैं। ये इनके स्टोरेज का और संचय का, संग्रहण का, इस तरह से यहाँ पर कोई भी एक तरह का ऐसा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का कोई इनके पास में ना तो कोई इनके जीवन का भाग है, ना ही कोई जीवन शैली का अंग है, ये संचय की प्रकृति। तो ये क्या करते हैं, दैनिक तौर पर या एक तरह से कहें कि मांस अपना एकत्रित करते हैं, क्योंकि मांस इसलिए खराब नहीं होता कई दिनों तक, क्योंकि यहाँ पर तापमान मतलब हिमांक से काफ़ी नीचे रहता है, तो यहाँ पर वो चीज़ खराब होने की समस्या ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए और अपना शिकार करते हैं। हाँ, अतिरिक्त मांस की होने पर ये लोग एक चीज़ और है कि ये किसी से उधार नहीं मांगते, जितना है अपना ही मांग लेंगे। कुछ चीज़ शिकार जैसे हो सकता है कि इन्होंने शिकार कर लिया तो किसी उधार लेना एक अपमान की चीज़ समझ सकते हैं, अपने लिए शर्म का विषय मानते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये शिकार के उपकरण उधार ले लेंगे, है ना, शिकार के लिए नाव उधार ले लेंगे,
भाला, धनुष, तीर, कमान, हारपून, इस तरह से ये लोग हारपून और जो भी शिकारी उपकरण है वो उधार ले लेंगे, लेकिन मांस उधार नहीं लेंगे। इनकी ये खुद अपना शिकार करके खुद खाना पसंद करते हैं। अच्छा, भोजन एवं खान पान, क्योंकि मैंने कहा कि इनके जीवन में कृषि पदार्थों का या जो पशु उत्पादों का और पशुओं का ज़्यादा जो कैसा पशु उत्पादों का कोई खास रोल नहीं होता। ये टोटली एक से कहें कि पूरी तरह से मांस पर या कह सकते हैं जंतु जो मछलियों के मांस पर, और एक तरह से कहेंगी इस पे जो जीव जंतु हैं जिस माहौल में जो मिलते हैं उन्हें कैरियर रेंडियर, कैरिबू, दूरी भालू, दूरी लोमड़ी, है ना, इस तरह के या कुत्ते होते हैं जंगली, वहाँ के दूरी कुत्ते होते हैं, उनका शिकार करके ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज होती है कि इनके, इसीलिए शायद इनका नाम एस्किमो है, यानी कच्चा मांस खाने वाले, क्योंकि ये ही इनके जीवन का सबसे बड़ा एक तरह से आधार है, इसी पर ये पूरी तरह से आश्रित है। भोजन ये है। खान पान की आदतें इसी प्रकार की होती है। तो भोजन और खान पान को जानने के बाद आवास, आवास इनका कुछ गुंबदाकार एक झोपड़ी होती है, इग्लू, है ना, और इसमें कुछ कुछ आइस जिसमें कहते हैं ना उनको बर्फ के टुकड़े होते हैं, उनको काट करके यूं इस तरह से उनका एक निश्चित सेटअप के माध्यम से उसको बनाते हैं, है ना, और उसके माध्यम से जब बनाया इसको और इसको भी पैक कर देते हैं, और इसके छोटा सा एक दरवाजा रखते हैं ताकि ये लेट करके अंदर पहुंच जाए। और जलाने के लिए इसमें रोशनी के प्रकाश की व्यवस्था के लिए सील जो मछली होती है, सील वोल्रस जो मछलियां पकड़ते हैं लोग, उनकी चर्बी का इस्तेमाल इसकी रोशनी के लिए करते हैं। अच्छा, तो रोशनी के लिए जो इससे करते हैं, गर्मी पाकर ये पिघल न जाए, इसके लिए अंदर चमड़े का एक तरह से आवरण बनाते हैं, और चमड़े का आवरण बनाते हैं, और इस प्रकार ये इग्लू, जिसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इग्लू जो कहते हैं, इग्लू या इग्लूयार बोलते हैं। इस प्रकार इग्लू या इसको इग्लूयार बोलते हैं, और एक छोटा सा गेट रखते हैं ताकि इसके माध्यम से लेट करके अंदर चले जाते हैं, और बाहर के वातावरण से इनको ये, या एक तरह से कहेंगे ठंडे वातावरण से, ध्रुवीय तूफानों से ये रक्षा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ध्रुवीय तूफान आते हैं उससे इनके घर को कोई खतरा नहीं होता विशेषतः, क्योंकि इससे ये मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। जो बनाया है इन्होंने घर का ढांचा, वो मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। अच्छा, अब कुछ चीजें और इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि आवास में ये जो इनके बने हुए अंदर जो खाल होती है, ये ध्रुवीय भालू की खाल होगी, या सील की खाल होगी, या जो एक तरह से व्हेल है उसकी खाल होगी, किसी न किसी जानवर की खाल से ये या मछली की खाल से इसको बढ़ते हैं, है ना, और बढ़ करके उसके अंदर रहते हैं। अब हम सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। अच्छा, सामाजिक सांस्कृतिक ये एक तरह से में टोपी और जूतों का बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि इस माहौल में पाँव को बचाने के लिए, एक तरह से ध्रुवीय ठंडे माहौल से बचाने के लिए और सर को बचाने के लिए ये जरूरी है। इनके वस्त्र चमड़े के बने होते हैं, चाहे किसी प्रकार का चमड़ा हो, किसी प्रकार का चमड़ा हो उससे बने होते हैं, चाहे ये सील का हो, वालरस का हो, या ध्रुवीय भालू का हो, किसी प्रकार का हो, ये चमड़े से बने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मल्टी, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो तो ये मल्टी लेयर कपड़े पहनते हैं, या फर वाली वस्तु जो कहते हैं फर वाले जानवर होते हैं, उनकी 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 खाल को, या उनके एक तरह से फर वाले जो वस्त्र पहनते हैं उनसे, ताकि इनकी ठंड से बचाव हो सके, और विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को ये सर्वाइव कर पाए। इस तरह की ये इनका पहनने का और ढंग रहता है। अच्छा, इनकी सिलाई का तरीका भी बहुत ही उम्दा तरीके का होता है। एक तरह से उम्दा तरीका तो यूँ कहिए, इस परंपरागत तौर तरीके में, जिनके जहाँ पर जो कट जहाँ लगाना है उसी तरह का लगाता है कि दौड़ने भागने में उनको, सर्वाइव करने में या चलने फिरने में उनको दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार इनके वस्त्रों की बनावट बहुत ही अच्छे तरीके की होती है। दूसरी बात ये कि इनकी यहाँ पर यौन संबंध जो होते हैं बहुत शिथिल होते हैं यहाँ पर, ताकि ये जैसे इस तरह की रहते हैं कि इनके यहाँ पर कोई अतिथि आता है तो अपनी जो पत्नी है उसको, अतिथि को आतिथ्य का स्वरूप उनको सौंपना होता है। अच्छा, उसके बाद
अगर कोई बिना जैसे तो ना इसमें कोई ज़्यादा इसमें रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसकी वीरता का, अगर कोई कोई पुरुष है इस तरह से तो शूरवीर है या वो अपनी वीरता साबित कर रहे थे, तो किसी किसी की किसी के पति को मार करके उस विधवा महिला से वो शादी कर सकता है। इस प्रकार की कई तरह की सामाजिक प्रथाएं हैं। और एक प्रथा और है इनकी, वो प्रथा है कि ये जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ है, मृत्यु के समय एक बार उस स्थान पर जरूर आते हैं। इस प्रकार की इनकी प्रथाएं रहती है। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन की तलाश में, अपने आखिर की तलाश में ये भटकते रहते हैं या खानापूर्व तरीके से भ्रमणशील रहते हैं। अच्छा, प्रवीण शिकारी, क्योंकि हम लोग बात करें ये पूरा इनका समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सब कुछ उनका जीवन यापन का असली आधार के हैं वो इस शिकार पर निर्भर आखिर पर। जब ये सब होता है तो ये कुशल शिकारी बन जाते हैं। कुशल शिकारी बनते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी नाव के माध्यम से, जो सील की खाल और हड्डियों के माध्यम से बनी होती है, इसको कयाक कहते हैं, और एक दूसरी नाव होती है उसको उमियाक कहते हैं। दो तरह की नाव इस्तेमाल करते हैं। और एक इनका जो भाला होता है उसको ये हार्पून कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्पून। देखिए ये शब्द याद रखना है ना, कयाक, उमियाक, ये होते हैं नाव। क्या है? नाव। अच्छा, एक होता है हार्पून, ये होता है भाला। क्या होता है? भाला होता है। अच्छा, कयाक और उमियाक किसी नाव के माध्यम से और इस हार्पून रूपी भाले के रूप में ये लोग अपना शिकार करते रहते हैं। तो और शिकार के रूप में इतने दक्ष होते हैं कि एक तरह से कहें कि ये सील जैसी बड़ी से बड़ी मछली का शिकार कर लेते हैं अपने जाल में फंसा करके, और वालरस जैसी मछलियों का शिकार करते ही करते हैं। इसके अलावा जो जंगली जो धुरे जानवर हैं, जैसे भालू है, धुरी भालू है, जो उनका भी शिकार ये लोग आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद एक चीज हम जो कहें इनके पास में कि नाव होती है, भाला होता है, और एक इतवार पोक और माओपोक जैसी शिकार प्रणालियां भी इनके पास रहती हैं। क्या रहती है? इतवार पोक और माओपोक जैसी शिकार की प्रणालियां इनके पास रहती है, जिसके माध्यम से ये अपनी बर्फीले मौसम में भी अपना शिकार कर लेते हैं। किसी का कि जैसे कोई मछली शिकारी कुत्तों की सहायता से पता करते हैं कि कहाँ पर सील या कोई दूसरी प्रकार की मछलियाँ हैं, और वहाँ पर छेद बना देते हैं ताकि मछली जब सांस लेने के लिए बाहर वहाँ पास में आए तो उस समय उसमें भाले से वार करके ये उसको शिकार करते हैं। इसको माओपोक पद्धति कहते हैं। इतवारपोक पद्धति भी शिकार की ही पद्धति होती है। और एक चीज ये है कि यहाँ पर कुत्ते इनके बहुत ही वफादार होते हैं और उनका साथ देते हैं अपने कार्य में। और कुत्तों के माध्यम से एक गाड़ी होती है अपनी स्लेज। क्या है गाड़ी? है स्लेज गाड़ी। एक जो गाड़ी का नाम देखो, स्लेज। ये गाड़ी कैसी होती है? बिना पहियों की गाड़ी होती है, और हड्डियों की जानवरों की हड्डियों की सहायता से गाड़ी बनी होती है। और ये लोग स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल शिकार के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। लेकिन इसको चलाते कौन है? या तो रेंडियर चलाते हैं या चलाते हैं वहाँ के जो धुर्रिय कुत्ते होते हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, ये इस गाड़ी को चलाते हैं। ये बिना पहियों की गाड़ी है, यानी ये घसीट कर जो चलती है। अच्छा, ये स्लेज गाड़ी हो गई। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें कि स्लेज गाड़ी है, एक बार से इग्लू इनका घर हो गया, ये कयाक, उमियाक इस तरह की नावें हो गई, माओपोक और इतवारपोक जिस तरह की शिकार प्रणालियां हो गई। इस तरह से हार्पून जैसे भाले हो गए, कई तमाम तरह के और अन्य उपकरणों की सहायता से अपना ये जीवन यापन करते हैं। अच्छा, आधुनिक सभ्यता का क्या प्रभाव रहा इस समुदाय पर? अगर हम देखें तो आधुनिक सभ्यता का क्या प्रभाव रहा? आधुनिक सभ्यता जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया की शायद ही कोई समाज, संस्कृति या जनजातीय खानाबदोश कबीला बचा है जिस पर आधुनिक सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव न हुआ हो। कहीं ना कहीं वो प्रभावित रहे हैं, कमोबेश रूप से प्रभावित रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, जो कनाडाई सरकार है, उसके काफ़ी प्रयास किए गए हैं इन लोगों को स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी नौकरी दे करके या इनको किसी पेंटिंग के माध्यम से पेंटिंग सिखा करके कुछ और अन्य काम सिखा करके इन लोगों को स्थायी बसाने के लिए और एक तरह से इनकी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए
ये प्रयास किए गए हैं। हाँ, इनके कुछ उत्पादों के बदले में कुछ आधुनिक उपकरण उनको सुपुर्द किए जा रहे हैं, जैसे कि धातु का भाला हो गया। जो हार्मोन होता है ये हड्डी का भाला होता है, एक तरह से कहे तो, है ना, हड्डियों से बना हुआ था। और जो कहें कि धातु का भाला, बंदूक और तमाम तरह के उपकरण इनको दिए गए हैं। और इस बदले में क्या होता है कि इनसे मांस और सील की चर्बी और तमाम तरह के जो शिकारी वाले उत्पाद बचते हैं वो इनसे ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक व्यापार, छोटा मोटा विनिमय का स्तर भी विकसित होने को आया है। और कनाडाई सरकार के प्रयास के माध्यम से इन लोगों की स्थिति में काफ़ी बदलाव करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज एस्किमोज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। आज पूरे विश्व में एस्किमो समुदाय की बात करें तो 17 से 18 हज़ार ये लोग जीवित हैं। और सरकार, कनाडियन सरकार इस संदर्भ में काफ़ी सराहनीय प्रयास कर रही है इनके अस्तित्व को बचाने का और संदर्भ में आधुनिक स्वरूप में इनको ढालने के प्रति। तो आज की कक्षा के लिए आप सभी को धन्यवाद। कोई भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो इस बीच, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स रहेगा, उसमें से आप पूछ सकते हैं।